हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज तन्वी एंड आज आप सबके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में लेने वाली हूं बिकॉज अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ टॉपर्स स्ट्रैटेजी, एक स्मार्ट अप्रोच पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि देखिए इस समय बच्चे जो है 2025 में अगर हम देखें तो आपका आरआरबी का एग्जाम जो है वो आने वाला है और 2026 में तो आपके सभी एग्जाम्स आने वाले हैं जिसमें कि आपका आईबीपीएस का एग्जाम भी होगा, एसबीआई का एग्जाम भी होगा, आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्टेड है और इसके अलावा आपके इंश्योरेंस के एग्जाम्स भी निकलते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे एग्जाम्स जो हैं, जो ये जितने भी मैंने अभी एग्जाम्स का नाम लिया, इन सब एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बच्चों के मन में आता है और इसीलिए आज मैं इसी सवाल का एक सीधा सॉल्यूशन आपको देने वाली हूं कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, आपको ये मैं बताऊंगी कि 10 घंटे, दिन के 10 घंटे आपने कैसे यूटिलाइज करने हैं, किस तरह से 10 घंटे को कैसे प्लान आउट करना है और वो 10 घंटे हम कैसे स्ट्रैटेजाइज करेंगे ताकि आपको प्रेशर भी फील ना हो, जीरो प्रेशर फील हो और आपका आउटपुट जो है वो सबसे ज्यादा हो। तो चलिए, सबसे पहले तो देखिए, एग्जाम्स अगर हम देखें आपके 2025 और 2026 में, अगर हम देखें आरआरबी, पीओ और ऑफिस असिस्टेंट, ये तो आपका 2025 में ही होगा। इसके अलावा आपका जो है एसबीआई का एग्जाम आपका आने वाला है 2026 में, पीओ का भी और क्लर्क का भी। आईबीपीएस में भी आपका जो है पीओ का एग्जाम और क्लर्क का एग्जाम। ओके, एंड आईबीपीएस आरआरबी नेक्स्ट ईयर भी आएगा, उसमें भी आपका जो है पीओ और ऑफिस असिस्टेंट। तो ये इतने सारे एग्जाम्स जो हैं वो लाइंड अप है जिसकी प्रिपरेशन जो है आपको अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और एक इसके अलावा आपका आरबीआई असिस्टेंट जो है उसकी नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्टेड है जो कभी भी आ सकती है। देखिए, आपका जो आईबीपीएस के एग्जाम्स है ना, उनका तो एक प्रॉपर कैलेंडर आता है जो कि 15th ऑफ जैन को अनाउंस हो जाता है। आईबीपीएस की वेबसाइट पे पूरा कैलेंडर आ जाता है कि इस स्टेट को नोटिफिकेशन आएगी, इस स्टेट को प्रीलिम्स होगा, इस स्टेट को मेंस होगा। ठीक है, तो वो तो आपको 15 जनवरी 2026 को इन सारे एग्जाम्स का कैलेंडर मिल जाएगा। ओके, जो कि हर साल स्टैंडर्ड सेम ही रहता है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाती है और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बैक टू बैक आपका आईबीपीएस का पीओ का, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी का पीओ, आईबीपीएस आरआरबी का ऑफिस असिस्टेंट, ये सारे पेपर पहले प्रीलिम्स हो रहे होते हैं बैक टू बैक सबके, फिर सबके मेंस हो रहे होते हैं बैक टू बैक। तो ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय जो है हर साल आपका इन्हीं एग्जाम्स में जाता है। बट अब सवाल ये उठता है कि अगर आप जो है जुलाई 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक बैक टू बैक ये एग्जाम्स होने हैं तो इसकी प्रिपरेशन आपको कब करनी है? और ऊपर से ये तो जुलाई से शुरू है, एसबीआई का पेपर जो है उसकी नोटिफिकेशन तो आपकी फेब मार्च में आ जाती है। तो अगर फेब मार्च 2026 में नोटिफिकेशन आ रही है तो अप्रैल में एग्जाम भी हो जाएगा। तो असल में जुलाई से दिसंबर का समय नहीं है, आपका अप्रैल से दिसंबर का समय है जिसमें आपके बैक टू बैक एग्जाम्स होने हैं। और अगर हम ये देखें कि अप्रैल तक फिर आपकी तैयारी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, यानी कि अप्रैल के मंथ तक आपको कुछ ऐसा करना है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही परफेक्ट हो जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, टिल अप्रैल, क्योंकि ये जो एग्जाम्स का मैंने अभी आपको बताया है उनके हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपको अप्रैल तक आपको क्या करना है? एक तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है जिसमें कि आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जर्नल अवेयरनेस और कुछ कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर भी आता है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस है आपका जो आपको कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस कंप्लीट करने के अलावा नेक्स्ट आप जो करेंगे वो है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? देखिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो आप करेंगे सिलेबस के अलावा
जो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, वो आपको किस चीज की करनी है? एक तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें पजल्स और अरेंजमेंट्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको सिलेबस के अलावा। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डाटा इंटरप्रिटेशन की। एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो एग्जाम है उसमें रीजनिंग के प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चंस है। आउट ऑफ 35 50 से 60% यानी 20 से 25 सवाल जो है वो आपके रहेंगे पजल्स और अरेंजमेंट्स के। इसी तरह से मैथ्स में अगर आपके 35 क्वेश्चंस है उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 सवाल जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं। और ये दो ऐसे चैप्टर है जिनको मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये आसान होते हैं, ठीक है। रीजनिंग, बाकी रीजनिंग बच्चों को आसान लगती है एज कंपेयर टू पजल्स एंड अरेंजमेंट्स। और मैथ्स में डीआई जो है बच्चों को लगता तो आसान है बट पेपर में इतना डायरेक्ट सवाल आता नहीं है, तो इस वजह से डीआई में भी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और दूसरी बात, डीआई में कैलकुलेशन बहुत है, तो अगर आपकी कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ऑटोमेटिकली आपका डीआई भी अच्छा होगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने के अलावा आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है रीजनिंग में पजल्स और अरेंजमेंट्स की और मैथ्स में डाटा इंटरप्रिटेशन की। और इसके बाद होते हैं बच्चे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, अब कई बच्चे पूछते हैं मैम कितने मॉक टेस्ट। अब अगर मान लो मैं बोलूं 50 मॉक टेस्ट, तो क्या 50 मॉक टेस्ट पूरे होते ही 51st मॉक टेस्ट नहीं करोगे? तो मैं ये कभी नहीं आपको बोलूंगी कि इतने मॉक टेस्ट करो। मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस डेट को आपका एग्जाम है, उस डेट तक मॉक टेस्ट करते रहिए। अब उस डेट तक आपके जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको जो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ मॉक टेस्ट रखनी है रादर देन एक नंबर अचीव करना। बच्चे जो है एक नंबर को दिमाग में बिठा लेते हैं कि मैम ने बोला था 50 मॉक टेस्ट होने चाहिए, फटाफट से स्पीड छोड़ी हुई है कि 50 करने 50 करने 50 करने, 50 मॉक टेस्ट पूरे हो गए। जिस दिन आपने 50th मॉक टेस्ट किया उसके 1.5 महीने बाद पेपर है और उस 1.5 महीने में कोई मॉक टेस्ट ही नहीं कर रहे हो और मन में सोच रहे हो मैम ने 50 बोले थे 50 हमने कर लिए, तो बच्चे ये अप्रोच गलत है। आपको एक्चुअली मॉक टेस्ट क्यों करने हैं? ताकि आप जो है एक नकली, मॉक टेस्ट क्या होता है? एक नकली पेपर, एक नकली पेपर देते देते उसी सीक्वेंस में एक असली पेपर आ जाता है जिस दिन आपका एक्चुअली एग्जाम है। और ये जो है कॉन्टिन्यूटी में होना बहुत जरूरी है, तभी मॉक टेस्ट का फायदा होगा। मान लीजिए आपका एग्जाम जो है वो 15 अगस्त को है, तो आप 14 अगस्त तक मॉक टेस्ट की सीरीज को जारी रखेंगे। इस चीज को जरूर आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको अप्रैल 2026 तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी है और आपको मॉक टेस्ट भी करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि अभी अगर हम देखें हम मिड ऑफ नवंबर में है ना, हम हैं मिड ऑफ नवंबर में, तो देखा जाए 5.5 महीने का समय है हमारे पास। इस समय 5.5 महीने का समय है, 5.5 मंथ्स। तो इस 5.5 महीने में आपको 4 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 महीने जो हैं आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे। ठीक है, अब जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका 1.5 महीने का समय बचता है। उस 1.5 महीने में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, आपको मॉक टेस्ट करने और आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। देखो, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि दिन के 10 घंटे को कैसे स्ट्रैटेजाइज करें, मुझे ये बताना जरूरी है कि आपको एक्चुअली करना क्या है, आपके पास टाइम कितना है। तो समय आपको समझ आ गया कि आपके पास जो समय है वो 5.5 महीने का है, क्योंकि आपके जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है नोटिफिकेशन तो आती रहेंगी, बट अगर हम देखें तो अप्रैल से आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और उसके लिए आपको जो है तैयारी को अभी शुरू करना पड़ेगा। यही परफेक्ट समय है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। क्योंकि अब कई बच्चे ऐसा भी पूछते हैं मुझसे, क्योंकि आपके बैंकिंग के मैक्सिमम एग्जाम्स में ग्रेजुएशन मांगते हैं। अब बच्चे कहते हैं मैम हम ग्रेजुएट नहीं है तो क्या हम पेपर ना भरे? वो तो चलो एक अलग सवाल है, ग्रेजुएट नहीं हो तो पेपर नहीं भर सकते,
वो मैं आपको कभी नहीं कह पाऊंगी कि पेपर भर दो अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, क्योंकि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पर मैं कभी ये नहीं बोलूंगी आपको कि आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप तैयारी मत करो। बच्चे आप जो है तैयारी शुरू करिए, इवन इफ आप ग्रेजुएट नहीं है। ग्रेजुएशन होते ही आप एलिजिबल हो जाएंगे। मान लीजिए आपका रिजल्ट आया ग्रेजुएशन का, उसके हफ्ते बाद एक नोटिफिकेशन आ रही है, तो हफ्ते में तैयारी थोड़ा होगी, तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी। तो आप लोग जो है प्रिपरेशन तो ग्रेजुएशन से पहले स्टार्ट कर दीजिए ना, जो बच्चे भी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं। फॉर्म आपने आफ्टर ग्रेजुएशन भरना है, पर तैयारी थोड़ा ग्रेजुएशन के बाद करनी है। तो अब आप एक चीज देखिए कि ये 5.5 महीने का समय जो है उसमें आपको ये सब कुछ कवर अप करना है, ठीक है। अब बैंकिंग के पेपर में आप कभी भी नोटिफिकेशन की वेट नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि नोटिफिकेशन आएगी तैयारी शुरू करेंगे बच्चे, प्लान फ्लॉप। बिकॉज नोटिफिकेशन आने के 1 महीने बाद होता है पेपर, और मैं यहां 5.5 महीने का शेड्यूल बना के बैठी हूं आपके लिए। तो 1 महीने में क्या आप 5.5 महीने वाला काम कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जो बच्चे नोटिफिकेशन आने की वेट करते हैं ना कि नोटिफिकेशन आएगी तब तैयारी को शुरू करेंगे, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर नहीं होता। साफ और स्पष्ट बात। जो बच्चा कम से कम 5 महीने पहले से तैयारी कर रहा है, जिसको कम से कम 5 महीने हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए, उन बच्चों के सबसे ज्यादा चांसेस ब्राइट होते हैं कि उनके एग्जाम क्लियर हो। तो अगर आपको 2026 में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस में अपना एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको अभी से, आज से ही अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना पड़ेगा। डेली 10 घंटे का समय लगाना पड़ेगा। अब वो 10 घंटे का समय आपने कैसे लगाना है ये देखिए। अब बच्चों को सुन के घबराहट हो जाती है कि 10 घंटे कैसे करें, पर ये जो आपके अभी के 10 घंटे हैं, 5-6 महीने के 10 घंटे आपकी 60 साल तक की उम्र को सेट कर देंगे। पहले तो ये चीज समझो, ये 10 घंटे जो है आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। अगर ये 10 घंटे लगाने के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो चीज अगर आप अपने दिमाग में लेकर आओ, ठीक है। तो देखिए दिन में 24 घंटे, 6 से 8 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बोलूंगी 6 घंटे सफिशिएंट है, क्योंकि आप लोग 8-8 घंटे सोना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो 6 घंटे मैक्सिमम 7 घंटे की नींद बहुत है। बाकी का समय जो है थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है। कुछ बच्चे मेडिटेशन करते हैं, कुछ बच्चे योगा करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो है जिम जाते हैं। अलग अलग तरीका है हर बच्चे का अपने आप को फ्रेश करने का, अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखने का, है ना। जो भी आपको करना है उसका समय भी आपको चाहिए। तो ले दे के 10 घंटे आपको दिन के बचाने हैं, ठीक है, ताकि ये 10 घंटे आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर लगा सके। देखिए मैंने आपको सिलेबस कंप्लीशन के लिए बताया था कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। अब ये जो 5 सब्जेक्ट है, 1 घंटा अगर आप पर सब्जेक्ट लगा रहे, 1 आवर पर सब्जेक्ट। अब अभी जो बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो सिलेबस अभी जिन्होंने बैच लेना है, कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीटेड है, बैच हो चुका है। तो आपको डेली 1 घंटा जो है पर सब्जेक्ट लगाना है, चाहे वो अगर आपने बैच लिया है उसमें क्लास हो रही है 1 घंटे की तो, और अगर बैच नहीं ले रखा, सिलेबस कंप्लीटेड है, तो सब कुछ रिवाइज करने के लिए आपको 1 घंटा हर सब्जेक्ट को तो कम से कम डेली देना होगा, ठीक है। तो ये तो आपके कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। ये आपके 5 घंटे बनते हैं, ठीक है। आपको डेली 5 पजल्स, 5 डीआई के सवाल करने हैं, ठीक है। डेली 5 पजल्स करो और 5 डीआई के सवाल करो। इसको 1 घंटा लगेगा, 1 आवर, ठीक है। 1 या 1.5 आवर मैक्सिमम, 1.5 घंटा में ले लेती हूँ। स्टार्टिंग में आपको 1.5 घंटा लगेगा, धीरे धीरे जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपको 1 घंटा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, अब आप बैंकिंग के बच्चे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करें। तो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना, वो आप मेरी बुक परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। और वहां पे मैंने चैप्टर वाइज आपको दिए हैं, क्योंकि होता क्या, अगर मैं आपको
पूरा 35 क्वेश्चंस का सेट दे दूं जिसमें कि क्वेश्चंस मिक्स है, तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने की वेट करनी पड़ती है ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए हैं। हर सवाल पे मेंशन्ड होगा कि वो कौन से पेपर में आया है और लास्ट 7-8 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि जब आप 1 घंटा लगा रहे हो पर सब्जेक्ट, मान लीजिए रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन का चैप्टर चल रहा है और जैसे ही आपका वो चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस चैप्टर के कर सकते हो। तो मैंने इसीलिए इस बुक में आपके लिए चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ऑर्गेनाइज किए हैं और सभी सवाल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होंगे। इसका लिंक Amazon पे ये बुक अवेलेबल है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, डेली आपको करने हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो है अराउंड 2 घंटे का समय निकालना है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के तो कम से कम आपको करने हैं। 1 घंटे मैथ्स के करो, 1 घंटा रीजनिंग का करो, ठीक है। तो 8.5 घंटे पूरे हो गए। अब आपका जो है 1.5 घंटे का समय बचता है। 1.5 घंटे का समय जो आपका बच रहा है उसमें आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप करोगे। डेली आपको जो है अच्छा समय देना है करंट अफेयर्स के ऊपर। ये जो मैं शेड्यूल बना रही हूं ये इस हिसाब से बना रही हूं कि आप लोग जो है, देखो मैं बोलूं आधा घंटा दो तो आधा घंटा कुछ नहीं होता है, तो 1.5 घंटा जो है आपको करंट अफेयर्स को देना है, जिसमें कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। आजकल की जनरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नोट्स नहीं बनाते और इसीलिए चीजें दिमाग में टिकती नहीं है। आप पढ़ते हो, आप लोग रीडिंग पे ज्यादा फोकस्ड हो, राइटिंग पे कम फोकस्ड हो। रीडिंग पे फोकस्ड हो तभी चीजें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। तो अगर आप राइटिंग पे फोकस करोगे तो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा टिकेंगी। तभी मैं आपको कह रही हूं कि करंट अफेयर्स को डेली 1.5 घंटे का समय दो। कुछ बच्चों की अप्रोच होती है कि हम पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे फिर मेंस की तैयारी करेंगे। एक्चुअली जो आपका स्टैंडर्ड पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि आपके प्री में, जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनका मेंस का कॉल लेटर आता है, ठीक है। अब जब मेंस का पेपर होता है तो मेंस में आपका इंग्लिश भी होता है, आपका रीजनिंग भी होगा, आपका मैथ्स भी होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है जर्नल अवेयरनेस और आपका कंप्यूटर। अब कई बच्चों की अप्रोच क्या है, बच्चे कहते हैं कि हम प्रीलिम्स क्लियर, मैंने एक सेशन भी लिया था इसके ऊपर, तो नीचे बच्चे फिर लिख रहे हैं, उनको समझा रही हूं पर बच्चे फिर लिख रहे हैं कि मैम प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी तो मेंस की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा तो मेंस की तैयारी करके क्या उखाड़ लेंगे। तो बच्चे आप लोग नेगेटिव सोचते क्यों हो? अगर आप सोच के चलोगे कि आपको मेंस में अपीयर होना है, क्योंकि अभी आप देखिए आरआरबी का जो पेपर है 22 नवंबर को है और कॉल लेटर आपका पता है कब आया? कॉल लेटर आपका जो है 7-8 दिन पहले आ रहा है। तो आप एक बात समझिए, रिजल्ट जो है आपका 10-15 दिन पहले आता है, कॉल लेटर जो है वो 7-8 दिन पहले आ रहा है। तो बच्चे अगर आप सोच रहे हो कि हम पहले सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते, इसका रिजल्ट आएगा क्लियर होगा तो मेंस की तैयारी करेंगे, तो दिन कितने हैं आपके पास? 15 दिन। तो क्या 15 दिन में आप सारी जर्नल अवेयरनेस और सारी कंप्यूटर कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आपको अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन जो है वो इस तरीके से करनी है ताकि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलो। आप लोग ये मत करिए कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की नहीं कर रहे, गलत अप्रोच है। आपको दोनों को एक साथ लेकर चलना है। आप अपने आप को जज नहीं कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेंस की तैयारी भी साथ के साथ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर्स के लिए मैं 1.5 घंटे का समय दे रही हूं, ठीक है, जिसमें कि आप लोग जो है क्या करेंगे कि 1.5 आवर में आप जो है करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ेंगे और इसमें जो टाइम बचेगा उसमें आप अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब ये 1 आवर पर सब्जेक्ट तो आपने डिवोट किया है ना। इसके अलावा पजल्स और डीआई जो है वो उसके ओवर एंड अबव आपने किया। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, मैथ्स के भी कर रहे हो, तभी मैं 2 घंटे कह रही हूं जिसमें आप मैथ्स के भी करोगे
और रीजनिंग के भी करोगे। 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा रीजनिंग, ठीक है। और करंट अफेयर्स जो है वो 1.5 घंटे का समय आपको मैं दे रही हूं कि आप जो है डेली जो है करंट अफेयर जो है न्यूज़पेपर रीडिंग, इस 1.5 घंटे में आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, जो कि आपको इंग्लिश में भी मदद करेगी, कॉम्प्रिहेंशन होता है इंग्लिश में, और आपको जो है जर्नल अवेयरनेस में भी मदद करेगी। और नोट्स बनाइए उसके प्रॉपर, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए। आपको जो है जब आप क्लासेस लगाएंगे आपको पता लगेगा कि क्या फोकस होता है करंट अफेयर में, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जब न्यूज रीडिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, और वो जो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स है ना, वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा समय तक टिकेगी रादर देन दूसरे के नोट्स उठा के पढ़ोगे अगर आप, ठीक है। दूसरे के नोट्स कहीं से डाउनलोड कर लिए, वो नोट्स डाउनलोड करके पढ़ रहे हो, वो इतना अच्छे से आपके दिमाग में नहीं जाने वाला। तो बच्चे ये है आपका 10 घंटे का पूरा शेड्यूल। अब बच्चों का सवाल है कि क्या हमें लगातार पढ़ना है। एक बात बताऊं, एक और प्रॉब्लम है बच्चों की। देखिए मुझे ऑलरेडी 15 साल हो गए हैं बहुत सारे बच्चों का बैंकिंग का सपना पूरा किया है। हर बच्चे से बात करी है, जिसका पेपर क्लियर हुआ है उससे भी, और जिसका पेपर क्लियर नहीं हुआ उससे भी। तो क्या नहीं करना है वो भी आपको बताती हूं मैं, और क्या करना है वो भी बताती हूं। तो अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। अब होता क्या है कि बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, बीच में ब्रेक्स बहुत ले रहे हैं। 1 घंटा पढ़े ब्रेक, 1 घंटा पढ़े ब्रेक, ये अप्रोच होती है। उससे आपके ऊपर ड्रॉबैक क्या है, आपने पूरे दिन में 10 घंटे पढ़ लिया, पर 10 घंटे की जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप ब्रेक्स बहुत ले रहे हैं। तो बच्चे वो ब्रेक्स का क्या कारण होता है कि दैट मीन्स आपका माइंड जो है वो जल्दी एग्जॉस्ट हो रहा है, और आपके माइंड को ब्रेक की जरूरत पड़ गई है, और आपने उसको आदत दे दी है ब्रेक की। और उसका रिजल्ट होता है कि जब आप मेंस का पेपर देते हो जो अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे का है, तो 3 घंटे आपका दिमाग फंक्शन ही नहीं कर पाता। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप लोग अगर इस तरीके से चलोगे कि आप ब्रेक्स बहुत रख रहे हैं अपनी जो स्टडी है उसके बीच में, ठीक है, चाहे पूरे दिन में 10 घंटे पूरे कर रहे हो, उससे पेपर में आपको ये दिक्कत आती है कि पेपर में जब आप सॉल्व करते हो तो आपको तो 3 घंटे लगातार सॉल्व करने की हैबिट ही नहीं है, आप तो घंटे घंटे बाद उठ जाते थे पढ़ाई से। तो वहां पे जब 3 घंटे सॉल्व करना होता है तो दिमाग परेशान हो जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है, और वो बच्चे फिर रोते हुए आते हैं कि मैम तैयारी इतने अच्छे से की, डेली 10 घंटे लगाए, आपने 10 घंटे बोला था, मैंने 10 घंटे लगाए, पर पेपर में क्या हो गया, पेपर में ये हुआ। ये जो मैक्सिमम बच्चों का सवाल है ना कि हम क्लास में तो आंसर देते हैं, पेपर में कुछ हो जाता है, उसका कारण एक मैक्सिमम बच्चों के केस में यही आता है। एक तो बच्चों का एंजाइटी तो है ही है, चलो बच्चे घबरा जाते हैं, ये भी एक रीजन है, पर जो मेजर रीजन है वो ये है कि बच्चे जो है नॉन स्टॉप स्टडी नहीं करते हैं। तो आप जो है आप ये 10 घंटे अपने हिसाब से यूटिलाइज करिए कि आपने देखो करंट अफेयर्स का बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग होता है, ठीक है, करंट अफेयर्स जो है वो आप मॉर्निंग टाइम में करो, सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद आपका जो है 1 आवर पर सब्जेक्ट आपने जो देना है, आपके पसंद के जो सब्जेक्ट है उनको आप जो है अपने फेवरेबल टाइम पे कर लो, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स आपको थोड़े बोरिंग लगते हैं वो ब्रेक के बाद करो, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स्ड हो उनको पढ़ने के लिए। पढ़ना तो देखो सब कुछ है आपको, अब आपको करना क्या है, आपको ये जो 10 घंटे हैं अपनी रूटीन में फिट करने हैं किसी तरीके से, ठीक है। अब वो आप खुद देखेंगे, बट आपका जो है एक जो मतलब कॉन्टिन्यू स्टडी की जो ड्यूरेशन है उसको जरूर चेक करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप 1-1.5 घंटा बैठते हैं फिर उठ जाते हैं, तो वो एक बार तो 1-1.5 घंटा बैठो, 1.5 से 2 घंटे पे आओ, 2 से 2.5 घंटे पे आओ, 2.5 से 3 घंटे पे आओ, कि आपका जो है कॉन्टिन्यू स्टडी की ड्यूरेशन लंबी हो। इस चीज पे वर्कआउट करिए। मैं ये नहीं बोलूंगी जिस बच्चे को घंटे बाद उठने की आदत है पढ़ाई से, उसको मैं बोलूं सीधा 3 घंटे लगातार पढ़ो, उससे पढ़ा ही नहीं जाएगा। आपको अपने आप को आदत डालनी पड़ेगी, खुद को हैबिट डालनी पड़ेगी कि अगर आपको खुद का स्टेमिना ऑब्जर्व करना है कि अगर आपको लगता है कि आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो आप 1 घंटे को 1.5 घंटे के लिए अपने आप को फोर्स करो, हल्का सा टाइम बढ़ाओ, या 1.25 घंटे के लिए फोर्स करो। जब उसकी आदत पड़ेगी तो 15 मिनट और बढ़ा दो, उसकी आदत पड़ेगी 15 मिनट और बढ़ा दो, और कोशिश करो आपका जो कॉन्टिन्यूअस ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 3-3.5 घंटे की हो, क्योंकि अगर आपको वो आदत पड़ गई ना, आपको मेंस में दिक्कत नहीं आने वाली जहां पे आपको 3 घंटे लगातार पेपर सॉल्व करना है, ठीक है।
तो ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप जो है 2026 के सभी एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। तो आपको हर सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है, ठीक है। 5 पजल्स और 5 टीआई उसके अलावा आपको करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, करंट अफेयर्स करने हैं, और करते करते जब आपको लगेगा कि आप हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे थे और आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो गया, कंप्लीट हो गया, तो आपने ये वाला टाइम सब्स्टिट्यूट कर देना है किससे? मॉक टेस्ट से। तो ये 10 घंटे में जैसे जैसे आपका टाइम सेव होगा उसको मॉक टेस्ट पे ले जाइए, ठीक है। तो ये है आपका पूरा शेड्यूल। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी बैंकिंग फाउंडेशन बैच में एडमिशंस ओपन है। तो अगर आप 2026 के सभी एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, और जब मैं कह रही हूं फर्स्ट अटेम्प्ट, आई मीन इट, क्योंकि बच्चों को लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर नहीं होता, बट द रियलिटी इज कि बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का पहले अटेम्प्ट में ही पेपर निकलता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर होता है क्लियर अगर आपको उस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले अराउंड 4 से 5 महीने, कम से कम 4 से 5 महीने का समय मिल जाए तैयारी के लिए। और अगर ऐसी बात है तो बच्चे तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और आपको हमारी जो पूरी टीम है, एक पूरा बैंकिंग फाउंडेशन बैच है हमारा, जिसमें हमारी पूरी टीम मिलकर आपको तैयारी करवाएगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। और इस पूरे बैच की कॉस्ट है सिर्फ 1899। हमारा 4999 का बैच जो है अभी फिलहाल आपको 1899 का मिल जाएगा। और इस बैच में हम आपको सारा सिलेबस फॉर ऑल एग्जाम्स कवरिंग आपका आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई के प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपको इसी बैच में करवाई जाएगी। और इसकी वैलिडिटी है पूरा 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर के लिए आप इस बैच की क्लासेस जो है वो देख सकते हैं, पीडीएफ जो है वो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्दो आपका सिलेबस जो है वो तो 3 से 4 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी, रिकॉर्डेड भी आपको दी जाएंगी। सिलेबस आपका अराउंड 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। बट उसके बाद जो आपके जो सेशंस आपको शो हो रहे हैं, आपकी जो पीडीएफ शो हो रही है, आपको जो टेस्ट शो हो रहे हैं, वो सब कुछ आपको 1 साल तक विजिबल रहेगा, ताकि आप 2026 में जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ रिवाइज करना है, तो आपके पास अवेलेबल रहे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इंस्टा आईडी फॉलो कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी आपका कोई एग्जाम निकलता है, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करती हूँ। सो आई होप आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आपको कितना समय चाहिए, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी क्लैरिटी हो गई होगी। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप जितने बच्चों ने ये सेशन अटेंड किया है वो 2026 में अपना बैंकर बनने का सपना जो है वो जरूर पूरा करे। थैंक यू सो मच।